अस्सलाम वालेकुम। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न जो है वो इन्हांस हो सकती है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि जब हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न जब अक्रेंस उसकी होती है तो उसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इन्फेंट्स में, उसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी उसकी पैथोलॉजी है उसको हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो इन्फेंट है उसमें जब मदर से एंटीबॉडीज़ मूव करती हैं, IgG एंटीबॉडी मूव करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू मदर से इन्फेंट में, तो वो क्या करती हैं, जो इन्फेंट के रेड ब्लड सेल होंगे उनके ऊपर जो डी एंटीजन होंगे उनके साथ आके अटैच हो जाएंगी एंटीबॉडीज़। यानी कि मदर से जो एंटीबॉडीज़ आई थी वो क्या करेंगी, इन्फेंट के डी एंटीजन के साथ आके बाइंड हो जाएंगी। ये है IgG एंटीबॉडी। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका जो FC पोर्शन है, ये जो पूरा FC पोर्शन होता है, इसको यहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इन आरबीसीज को इंगल्फ करेंगे और इनकी डिस्ट्रक्शन काज करवा देंगे। ठीक है, या तो इस तरह से इनकी डिस्ट्रक्शन होगी या फिर क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो आके अटैच हुई थी रेड ब्लड सेल के ऊपर, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये दो मेथड होंगे जिसके थ्रू रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसमें देखें कि रेड ब्लड सेल की जब डिस्ट्रक्शन होगी तो इसमें आरबीसीज जो काउंट है, रेड ब्लड सेल जो काउंट है वो क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जब रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। तो उस जो इन्फेंट होगा उसमें क्या हो जाएगा, अनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो है या फर्स्ट क्लिनिकल फीचर जो है वो क्या होता है, अनीमिया। अनीमिया डेवलप हो जाएगा इन्फेंट में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अनीमिया जब डेवलप हो जाता है तो इसके बाद क्या क्या और चेंजेस क्या क्या आती हैं। जब अनीमिया डेवलप हो जाता है तो इसमें हमें पता है कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी या जो इन्फेंट की बॉडी है वो स्टिमुलस देती है, स्टिमुलेट करती है जो बोन मैरो है कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाए, इन्हांस कर दिया जाए। तो ये जो बोन मैरो है उसमें से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस हो जाएगी। अब यहाँ पे ये सर्कुलेशन में दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगी रेड ब्लड सेल में। अगर तो ये जो एंटीबॉडी आई थी मदर से इसका टाइटर बहुत ज़्यादा हो, ये जो मदर से एंटीबॉडीज़ आ रही हैं इसका टाइटर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही हैं ये इन्फेंट में, तो इसमें क्या हो रहा है, कंजेक्टिवली जो है वो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आरबीसीज का काउंट और ज़्यादा कम हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, अनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है। उससे क्या होगा, अब उससे ये होगा कि अब आरबीसीज जो हैं उनको मेच्योर होने का भी टाइम नहीं, क्योंकि जो यहाँ से बोन मैरो में जो स्टेम सेल होते हैं वो पहले मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद वो फिर रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं ब्लड में और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेच्योर आरबीसीज में। ठीक है, मेच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें देखें कि जब यहाँ पे उनका जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो इतना ज़्यादा कम हो गया है कि अब जो बोन मैरो से आ रहे हैं रेड ब्लड सेल उनको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि मेच्योर होने का टाइम नहीं मिल रहा, मेच्योर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, जिससे क्या होगा, अब इमेच्योर रेड ब्लड सेल जो हैं वो ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं उनको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। क्या कहते हैं उसको हम, इरिथ्रोब्लास्ट। तो इरिथ्रोब्लास्ट क्या होंगे, यहाँ पे जो ब्लड है इसमें अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे का ब्लड है उसमें जब इरिथ्रोब्लास्ट काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस फिटालिस। ये क्यों हुआ था कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ से बोन मैरो से जो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं
उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो मेच्योर हो सकें, तो इमेच्योर आरबीसीज ब्लड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इरिथ्रोब्लास्ट अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो ये दूसरी उसकी कंडीशन है। पहली क्या थी? अनीमिया डेवलप हो जाना, ये फर्स्ट कंडीशन होती है, यह फर्स्ट क्लिनिकल फीचर होता है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का। और दूसरा जो क्लिनिकल फीचर है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये है उसका फर्स्ट और ये है उसका सेकंड क्लिनिकल फीचर। अब ये जो हालात हैं वो इधर तक नहीं रुकेंगे, अब इससे भी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। वो कैसे कि अब क्या होगा, अब ये जो रेड ब्लड, अब ये जो बोन मैरो है ये अब जवाब दे देगा। ये क्या, यानी कि इसके जो कैपेबिलिटी थी रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करने की, अब वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। एक तो वो जो इन्फेंट है उसके बोन मैरो वैसे ही बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो बोन मैरो है अब इससे आरबीसी की प्रोडक्शन अब कम हो जाएगी। तो अब किस तरफ मूव होगी आरबीसी की प्रोडक्शन? अब मूव होती है लिवर की तरफ प्रोडक्शन और स्प्लीन की तरफ होती है प्रोडक्शन। अब स्प्लीन और लिवर जो है वो आरबीसी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब अब यहाँ से आरबीसीज मूव होकर इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे ब्लड में। ठीक है, यानी लिवर और स्प्लीन से। अब क्योंकि टाइटर जो है वो बहुत ज़्यादा है जो मदर से आ रहा है और कंजेक्टिवली आ रहा है आईजीजी एंटीबॉडीज़ का, तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो डिमांड है लिवर और स्प्लीन आरबीसीज की डिमांड, इसको भी पूरा करने में ये बहुत ज़्यादा तकदो करेंगे, जिससे क्या होगा इनके सेल जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिवर के और स्प्लीन के सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा लिवर भी और स्प्लीन भी दोनों ही क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। अब जब ये स्प्लीन और लिवर इनलार्ज हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हिपैटो स्प्लीनोमेगाली, हिपैटो स्प्लीनो, यानी कि वो कंडीशन जिसमें हिपैटोसाइट्स मीन के, हिपैटो मीन्स जो लिवर से है उसका मतलब, यानी कि लिवर और स्प्लीन दोनों ही क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं या स्वेल हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। तो ये थर्ड क्लिनिकल फीचर है जो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में होगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अनीमिया डेवलप होता है, अनीमिया के बाद क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है। ठीक है, यानी कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल जो हैं वो ब्लड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इनसे ये कमी पूरी नहीं होती रेड ब्लड सेल की, तो ये लिवर और स्प्लीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे आरबीसीज को, तो इन पे बोझ पड़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि इनके सेल भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इनकी सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये दोनों स्वेल कर जाएंगे, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। ठीक है, ये तो होगी कंडीशन। इसके बाद इससे भी सीवियर हो सकती है कंडीशन। वो क्या होती है, वो कंडीशन ये होगी कि अब क्योंकि ये जो लिवर है एक तो ये एबनॉर्मल हो गया है, ठीक है, एक तो लिवर क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, और दूसरा क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल जो है इनकी हेमोलिसिस बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि रेड ब्लड सेल काउंट कम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्लड वेसल बना दूं, ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की अब स्ट्रक्चर जो ब्लड है उसकी स्ट्रक्चर जो है या उसकी कंपोजिशन अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। क्यों हो गया? एक तो उसमें रेड ब्लड सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और दूसरा क्या हुआ है कि जो लिवर का काम क्या होता है, लिवर के वैसे काफ़ी फंक्शन होते हैं, उसमें एक फंक्शन ये भी होता है कि लिवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, यानी कि ब्लड का जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो काफ़ी हद तक लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें लिवर क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया है। तो जब लिवर एबनॉर्मल हो जाएगा तो इससे जो प्रोटीन की प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्रोटीन की प्रोडक्शन कम होगी तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? अब ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब जब ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि पेरिफेरल वेस्कुलर जो
पेरिफेरल जो वेसल्स होती हैं उनमें एक रेजिस्टेंट होती है ख़ास किस्म की, ठीक है। ये ख़ास अमाउंट तक जो ब्लड है उसको एक आने देते हैं एक ख़ास स्पीड के साथ, ठीक है। उस स्पीड से ज़्यादा वो ब्लड मूव नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंस। ये क्या होती है, ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस होती है जिससे एक ख़ास स्पीड में ब्लड मूव करता है पेरिफेरल पार्ट्स में यानी टिश्यूज़ वगैरह में, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड अब हो गया विस्कोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, लेस विस्कस हो गया है, तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ये भी अब कम हो जाती है। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो अब क्या होगा, जो हार्ट है, हार्ट जो है उसके पास जो है, ये हार्ट जो है उसके पास अब ब्लड ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वेनस रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। अब ब्लड में बहुत ज़्यादा जब ये ब्लड जो है वो हार्ट में बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी जो है यानी नर्वस सिस्टम स्पेशली उसको ये लगेगा कि जो हमारी बॉडी है उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, तो ये स्टिमुलेट करेगी हार्ट को कि ज़्यादा पंप करे या इसके वर्क को इन्हांस करवा देगी। क्या करे, पंप ज़्यादा करे, यानी कि जो हार्ट का वर्क है उसको इन्हांस करवाने की वो यानी हमारी बॉडी स्टिमुलेट करेगी। अब क्या होगा, हार्ट के ऊपर अब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है या कार्डियक फेलियर हो जाता है। इस फेलियर को हम कहते हैं हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। यानी हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है या जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, क्योंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिससे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हार्ट के ऊपर ये बार बार स्टिमुलस जाता है कि तुम्हें ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है उस हमारी बॉडी को, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वेनस रिटर्न इंक्रीज हो गया था, ब्लड हार्ट के पास वापस तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो हार्ट क्या हो जाता है, वो काम करना छोड़ दे देता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर कहते हैं। तो जब कार्डियक फेलियर हो जाता है तो उससे क्या होगा, अब ये जो इनसाइड फ्लूइड जो है अब वो सही तरह से पंप नहीं हो पाएगा, एक जगह पे रहेगा। अब क्या होगा, फ्लूइड आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर देगा ब्लड वेसल से। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडीमा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडीमा। तो ये जो एडीमा की कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि पूरी जो इन्फेंट की होल बॉडी होती है उसमें जनरलाइज एडीमा हो जाता है। जनरलाइज एडीमा वो होता है कि खास जगह पे नहीं होता एडीमा, बल्कि होल बॉडी में एडीमा हो जाता है। उससे क्या, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोप्स विटालिस कहते हैं इसको। हाइड्रोप्स विटालिस जो है ये सबसे सीवियर कंडीशन होती है हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की, यानी हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो है इसमें सबसे सीवियर कंडीशन जो होती है वो हाइड्रोप्स विटालिस होती है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट फेलियर हो जाता है, जब हार्ट फेलियर होगा तो जो यहाँ पे फ्लूइड है इनसाइड उसके ब्लड वेसल्स के, वो आउटसाइड मूव कर जाएगा, जिससे एडीमा हो जाएगा, जनरलाइज एडीमा, जिससे होल बॉडी जो है वो स्वेल हो जाएगी इन्फेंट की। उससे क्या होता है, जो इन्फेंट है उसकी मोस्ट केसेस में डेथ हो जाती है। इसके अलावा एक और भी क्लिनिकल फीचर हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, वो क्लिनिकल फीचर ये है क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है मैक्रोफेज के अंदर बहुत ज़्यादा, तो आरबीसी जो है उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, और उससे जो रेड ब्लड सेल की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे दो कंपोनेंट रिलीज होते हैं, एक होता है हीम पोर्शन और दूसरा होता है ग्लोबुलिन पोर्शन। जो हीम पोर्शन होता है उससे क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। क्या बनता है उससे, बिलिरुबिन। अब जब ये ब्लड वेसल में जाता है बिलिरुबिन, तो ये होता है अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में,
तो UBS को मैं लिख देता हूँ, UB मीन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जब ये WBC में इसकी ब्रेक डाउन होती है बिलिरुबिन की, उसकी हीम की, तो उससे जो बिलिरुबिन बनता है और वो जब ब्लड वेसल में जाता है तो वो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो ये अटैच हो जाता है एल्ब्यूमिन के साथ, एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है और ये जाता है लिवर में। लिवर में ये कन्वर्ट होता है नॉर्मली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है लिवर में। CB लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, CB मीन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है या फिर इसको यूरिन के थ्रू ये इसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जो इन्फेंट होता है उसमें क्या होता है, लिवर उसका सही तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इसमें एक्सेस अमाउंट में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है, वो जब लिवर में जाता है तो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है, जो इन्फेंट है उसके जो ब्लड वेसल्स होंगे उसमें, ये इसकी ब्लड वेसल हो गई, उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, इस वजह से वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में ये वो रहता है, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, कुछ सीवियर कंडीशन हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो चला जाता है मदर में, और मदर में ये फिर कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मदर का तो लिवर सही प्रॉपरली काम कर रहा होता है, तो मदर से वहाँ पे ये एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन आफ्टर बर्थ जो है, आफ्टर बर्थ क्या है, अब क्योंकि उसमें हिमोलिसिस अब भी हो रही है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का टाइटर अब भी होता है, उसमें कुछ ना कुछ होता है आफ्टर बर्थ भी, तो वहाँ पे हिमोलिसिस अब भी हो रही है। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो यहाँ पे अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा अब इन्फेंट में। तो जब अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन्फेंट में, तो उससे क्या हो जाएगा, दो कंडीशन अपेयर होती हैं। एक तो होगा जॉन्डिस, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है इसकी नेचर क्या होती है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और फैट सॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता किडनी वगैरह से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो ये ईजिली जो नर्वस सिस्टम है या फिर ब्रेन जो है उसमें ये चला जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो जब ये अनकॉन्जुगेटेड ब्रेन में चला जाएगा इन्फेंट के ब्रेन में, तो ये डैमेज कर सकता है, ब्रेन डैमेज कर सकता है। तो जब ये ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जो ये डैमेज काज करवाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं कर्निक-टेरिस, ठीक है। तो ये वो क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न में अपेयर हो सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अनीमिया अपेयर हो सकता है, और या उसमें क्या हो सकता है, सेकंड वन जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस हो सकता है। इसके बाद जो है उसमें क्या हो सकता है, बिलिरुबिन जब इंक्रीज होगा तो उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है और कर्निक-टेरिस भी हो सकता है। इसके अलावा एडीमा हो सकता है उस चाइल्ड में, तो ये कुछ कंडीशन। इसके अलावा उसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है। तो ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स, और इनकी बेस पे हम जो हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है इसकी क्लिनिकल फीचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइल्ड में क्या होगा, जस्ट अनीमिया होगा, ठीक है, और अनीमिया भी इतना सीवियर नहीं होगा, और इसमें जॉन्डिस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इसके बाद जो मॉडरेट कंडीशन है उसमें क्या होता है कि अनीमिया भी होगा, इसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस भी होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है, और जो एडीमा है वो बहुत ही कम हो सकता है, इतना सीवियर नहीं होगा एडीमा। इस कंडीशन को यानी कि ये होगी मॉडरेट कंडीशन। और सीवियर कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या होता है कि हार्ट फेलियर हो जाएगा, यानी हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो जाएगा, और उसकी वजह से एडीमा बहुत ज़्यादा अकोमुलेट हो जाता है वो जो इन्फेंट है उसमें। और जब एडीमा बहुत ज़्यादा अकोमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रॉप्स फिटालिस। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम जो उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स।